वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के फिजिक्स के 5 नंबर पार्ट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे। इससे पहले फिजिक्स के 4 चैप्टर अपलोड कर दिया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। तो इसको देखिएगा। तो 5वां चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक किसे कहते हैं? तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है वह चुंबक कहलाता है। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। किसी भी छड़ चुंबक को जब हम नचा कर छोड़ते हैं तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। दिशा सूचक यंत्र में हम चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अपनी ओर अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल और कुछ अन्य मिश्र धातु। इन सभी चीजों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं क्योंकि ये सब को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, या इनसे कृत्रिम चुंबक भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए यह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, शीशा को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, अतः अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। कागज, प्लास्टिक और पीतल यह सभी अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे क्योंकि इसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 1820 ईस्वी में ओस्टेड एक वैज्ञानिक है, एक फिजिसिस्ट थे, एक भौतिकविद थे। उसने पता यह लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जब किसी चालक से कोई भी चालक हो, कोई तार हो, जैसे तांबा हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, किसी तार से विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कब? तो 1820 ईस्वी में। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को जानते हैं। मैक्सवेल ने एक नियम दिया जिसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेंगी। ऑस्टेड जो वैज्ञानिक थे उसने यह पता लगाया कि किसी भी तार से, किसी भी चालक से जब विद्युत धारा, जब करंट का फ्लो किया जाता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी चुंबकीय पदार्थ कोई भी आते हैं तो वह अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और मैक्सवेल ने यह नियम दिया कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा अगर धारा की दिशा को व्यक्त करता है तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। देखिए, यह अंगूठा है, अगर यह धारा की दिशा को व्यक्त करता है तो हाथ की अन्य उंगलियां जो है, यानी जो बाकी 4 उंगलियां है गोल गोल, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को व्यक्त करेंगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही हैं। डायग्राम से आप देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? तो एक होता है अस्थायी चुंबक जिसमें चुंबकत्व परमानेंट रहता है, जिसमें चुंबकत्व हमेशा के लिए विद्यमान रहता है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। लेकिन विद्युत चुंबक वैसा चुंबक होता है जिसमें चुंबकत्व यानी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उतना ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। जैसे आप मान के चलिए, जो है इसमें जो लेपटा हुआ होता है तार, इसी को हम परिनालिका कहते हैं। तो इस परिनालिका में जितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही समय तक उसमें चुंबकत्व यानी चुंबकीय गुण विद्यमान रहेंगे, तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। और अस्थायी चुंबक में परमानेंट चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं। चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कोई चुंबक है, उस चुंबक में चुंबकीय गुण की जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वह किन बातों पर निर्भर करती है? तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है।
पहला है परिनालिका में फेरों की संख्या। यह परिनालिका है, इसमें फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगी। फेरों की संख्या कम है या अधिक है, उसी के आधार पर उसमें चुंबकीय गुण होगा। दूसरा है विद्युत धारा की परिमाण। विद्युत धारा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा विद्युत धारा चुंबकीय गुण उसमें उतना ही अधिक आएगा। विद्युत धारा का मान जितना ही कम होगा उसमें चुंबकीय गुण यानी चुंबकत्व तो उतना ही कम होगा। और तीसरा होगा क्रूड के पदार्थ की प्रकृति पर। यह जो क्रूड है यह किस पदार्थ का बना हुआ है उस हिसाब से उसमें चुंबकीय गुण अधिक होगा या कम होगा। नर्म लोहे का उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं और इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जिसमें चुंबकीय गुण यानी चुंबकत्व उतना ही समय तक विद्यमान रहता है जितना समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। लेकिन अस्थायी चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जिसमें चुंबकीय गुण हमेशा के लिए विद्यमान रहता है, परमानेंट विद्यमान रहता है, चाहे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो या न हो, वह अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इस्पात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम का मतलब बायां होता है। तब फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया था यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां जिसमें मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा यानी बीच वाला, उसके बाद जो तर्जनी होता है, अंगूठा होता है, तीनों को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। यानी जो तर्जनी है तीनों को लंबवत फैलाया जाएगा, मध्यमा, उसके बाद तर्जनी यानी बीच वाला तर्जनी और उसके बाद अंगूठा, तीनों को लंबवत फैलाना है। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए यही है तर्जनी और यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है और मध्यमा करंट की दिशा को व्यक्त करता है। मध्यमा जो है यह विद्युत धारा की दिशा को अगर व्यक्त कर रहा है तो अंगूठा जो होगा वह चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। यह अंगूठा होता है उस चालक पर जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। आगे हम लोग जानेंगे विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक लगा होता है। इसमें जो है एक शक्तिशाली चुंबक होता है विद्युत मोटर में, जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे की तार की कुंडली होती है। और विद्युत मोटर में एक तांबे की तार की कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। देखिए यही तांबे की तार की कुंडली है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलयों R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। यह जो आर्मेचर होता है इसका दोनों छोर जो होता है वो R1 और R2 से यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। वलयों को कार्बन के ब्रशों B1 तथा B2 हल्के से स्पर्श करते हैं। जो B1 और B2 होते हैं, जो ब्रश होते हैं वह हल्के से इसे टच किए होते हैं, इसे स्पर्श किए होते हैं। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं। जब इस आर्मेचर में करंट प्रवाहित किया जाता है, जब स्विच दिया जाता है, स्विच को A से सूचित करते हैं और देखिए यहाँ पे A स्विच है। जब इससे करंट प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है कि AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशा में जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्राबल्य यानी जो स्ट्रेंथ होता है वह समान है, परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है। इसे एक बल युग्म बनता है जिस कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। जब इस स्विच S को ऑन किया जाता है तो इस आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण आर्मेचर जो होता है यानी जो विद्युत मोटर होता है वह घूमने लगता है। आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपर चली जाती है, यानी यह CD ऊपर जाता है, AB नीचे जाता है,
यानी यही जो होता है वह विद्युत मोटर का आर्मेचर होता है और यह घूर्णन करता है और शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ होता है विद्युत मोटर में। आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे आ जाती है, देखिए AB नीचे आ गई और CD ऊपर चली गई, तब वलयों के स्थान भी बदल जाते हैं, जिसके चलते जो है यह पूरा घूर्णन करने लगता है। इस तरह ऊपर और नीचे वाली भुजाओं में धारा की दिशाएं वहीं बनी रहती है, अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से घुमाता रहता है, जिसके कारण आर्मेचर पर जो बल लगता है वह एक ही तरह से हमेशा एक ही डायरेक्शन में घुमाने लगता है। विद्युत मोटर के आर्मेचर की धुरी पर यदि ब्लेड लगा दिए जाए तो मोटर विद्युत पंखा बन जाता है। तो विद्युत मोटर हो गया, और आर्मेचर पर अगर ब्लेड लगा दिया जाता है, ब्लेड का मतलब पत्ती, अगर पत्ती लगा दिया जाए बड़ा बड़ा पत्ती, तो फिर वह विद्युत पंखा बन जाता है। धुरी में पट्टी लगाकर मोटर द्वारा मशीनों जैसे लेथ मशीन जो वेल्डिंग के दुकान में रहता है, जिसे ड्रिल किया जाता है, होल किया जाता है या कोई सामान काटा जाता है, तो धुरी में अगर पट्टी लगा दिया जाए तो मोटर क्या हो जाएगा, लेथ मशीन को चलाया जा सकता है मोटर से। टेप रिकॉर्डर भी विद्युत मोटर का उपयोग करता है। टेप रिकॉर्डर जो होता है, जो चलता है, वह भी विद्युत मोटर से चलता है। किसी चालक को किसी प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर किसी चालक के किसी प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल, जैसे कोई चालक है और उस चालक को किसी दूसरे प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उनके बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत सर्वप्रथम सबसे पहले फैराडे ने दिया था। विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, तो जनित्र को हम लोग जेनरेटर कहते हैं। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन विद्युत जनित्र जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दिष्ट धारा किसे कहते हैं, डायरेक्ट करंट डीसी कहा जाता है। करंट दो तरह के होते हैं, एक एसी होता है, दूसरा डीसी होता है। एक अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं, जब किसी धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित न हो तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। जो बैटरी यानी जो सेल से धारा निकलता है वह दिष्ट धारा होता है। दिष्ट धारा का मान समय के साथ हमेशा नियत बना रहता है तथा दिशा भी समान रहती है। जो भी सेल या बैटरी होता है उससे दिष्ट धारा निकलती है। प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होता है जो परिपथ में हमेशा अपनी दिशा लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है और इसका मान नियत नहीं रहता है और इसका दिशा भी समान नहीं रहता है, यानी दिष्ट धारा के बिल्कुल विपरीत होती है प्रत्यावर्ती धारा। अतिभारण किसे कहते हैं, तो ओवरलोडिंग। जब आवश्यकता से अधिक करंट का जब जरूरत पड़ने लगे तो उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। जब भी किसी तार पर आवश्यकता से अधिक लोड पड़े तो उसे ओवरलोडिंग कहा जाता है, उसी को अतिभारण कहा जाता है। जब किसी परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो इसका कारण हो सकता है कि एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित किया गया हो। इसको उस परिपथ में अतिभारण कहते हैं। एक ही सॉकेट से या एक ही तार से बहुत सारे मशीन को जोड़ दिया जाए तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, जिसे ओवरलोडिंग कहा जाता है, जिसे अधिभारण कहा जाता है। अतिभारण से शॉर्ट सर्किट होता है। अतिभारण जो होता है इससे शॉर्ट सर्किट होता है, जिसमें जो है तार और जल जाते हैं। अतिभारण की स्थिति में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत उपकरण अत्यधिक गर्म होकर जल भी सकते हैं, जिसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। अतिभारण अगर लोड ज़्यादा पड़ेगा, एक ही तार पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, एक ही सॉकेट से अगर ज़्यादा मशीन
का यूज किया जाएगा तो अतिभारण की स्थिति में विद्युत उपकरण जो होते हैं जैसे फ्रिज हो गया या फिर टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, यह सब जल सकते हैं। लघु पतन किसे कहते हैं? जब किसी कारण से फेज या वह न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाए तो इसे परिपथ का लघु पतन कहते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। जब किसी कारण से फेज और न्यूट्रल एक दूसरे से जुड़ जाए तो इसे लघु पतन कहते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। लघु पतन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं और जल सकते हैं, यानी जब ज्यादा जो है बिजली आने लगती है, क्योंकि लघु पतन में दोनों तार न्यूट्रल और फेज दोनों जो है सट जाते हैं, जिसके कारण जो भी विद्युत उपकरण होते हैं वह गर्म हो जाते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके बाद कंप्यूटर हो गया या फिर आयरन हो गया, यह सब ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर आग पकड़ लेते हैं जिसके कारण वह जल सकते हैं। इसलिए लघु पतन से बचाने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो अगर करंट अधिक फ्लो हो रहा है तब फ्यूज पिघल जाएगा और बाकी सभी उपकरण को जलने से बचा देगा। तो फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक और उसका गलनांक बहुत कम होता है। उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है फ्यूज की तथा गलनांक कम होता है, जिसके कारण अधिक अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह स्वयं पिघल जाता है और घर में जो भी उपकरण लगे हुए होते हैं जैसे टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस सभी चीज़ों को वह जलने से बचा देता है। अब हम लोग जानेंगे विद्युत के उपयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो विद्युत उपयोग में हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। स्विचों, प्लगों, सॉकेटों तथा जोड़ों पर सभी संबंधन अच्छी तरह से कसे हुए होने चाहिए। जितने भी ज्वाइंट हो सभी जगह अच्छा से कस देना चाहिए। प्रत्येक तार अच्छे क्वालिटी और उपयुक्त मोटाई का होना चाहिए। जो भी तार होना चाहिए वह अच्छे क्वालिटी के होना चाहिए और उपयुक्त मोटाई के होने चाहिए और उत्तम किस्म के विद्युत रोधी पदार्थ की परत से ढका होना चाहिए। और जो विद्युत उपकरण होने चाहिए वह अच्छे क्वालिटी के विद्युत रोधी पदार्थ की परत से ढका होना चाहिए। परिपथ में लगे फ्यूज उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होना चाहिए तथा परिपथ में जो फ्यूज लगे होते हैं किसी भी परिपथ में, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया या घर में लगा कोई भी उपकरण हो गया, उसमें जो फ्यूज लगा होना चाहिए, फ्यूज क्या करता है, उस पदार्थ को जलने से बचा देता है। तो जो फ्यूज होना चाहिए वह उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होना चाहिए। तीसरा है परिपथों में फ्यूज तथा स्विच को हमेशा विद्युतमय तार में श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। जो भी परिपथ हो गया, परिपथ का मतलब जिस पथ से होकर धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो परिपथ यानी तार में फ्यूज और स्विच को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। घर में जो भी उपकरण लगे होते हैं वह सब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जो सब समांतर क्रम में लगे होते हैं। घर में जो भी उपकरण लगा हुआ होता है वह समांतर क्रम में लगा हुआ होता है। अगर श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए तो इससे घाटा यह होता है कि एक साथ सब जलेगा, एक साथ सब ऑफ होगा, एक साथ सब स्विच ऑन होगा, एक साथ सब स्विच ऑफ होगा। इसलिए उसे हम श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं, बल्कि घर में जो भी उपकरण होते हैं सबको समांतर क्रम में लगाते हैं। लेकिन परिपथ में जो फ्यूज और स्विच होना चाहिए उसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए ताकि जो है सब जलने से बच जाए। अब किसी भी कोई चीज़ लगा हुआ है, जैसे फ्रिज लगा हुआ है और उसके स्विच से पहले अगर फ्यूज नहीं लगा हुआ है तो वह जल सकता है। इसलिए सबको स्विच को श्रेणी क्रम में जोड़ के और तब जो है फ्यूज लगाना चाहिए ताकि सब जलने से बच जाए। अधिक शक्ति के उपकरण जैसे हीटर हो गया, इस्त्री हो गया, टोस्टर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया आदि को भू तार से अवश्य संपर्कित करना चाहिए। यह अधिक शक्ति के, अधिक पावर के उपकरण है, मशीन है और इसे जमीन के नीचे जो है वह अर्थिंग के रूप में संपर्क करना चाहिए, यानी अर्थिंग इसे दे देना चाहिए ताकि जलने से बचे। पांचवा पॉइंट है मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है।
मानव शरीर में भी करंट का प्रवाह होता है। इसलिए हम किसी नंगे तार को जब छूते हैं तो हमें करंट लग जाता है। हम किसी भी नंगे तार को छूते हैं तो हमें करंट इसलिए लगता है ताकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है और हमारे शरीर से भी करंट का प्रवाह होने लगता है, इसलिए हमें करंट लगता है, इसलिए हमें विद्युत का झटका लगता है। इसलिए यदि किसी विद्युत परिपथ में कहीं कोई मरम्मत करनी हो या कोई अन्य कार्य करना हो तो विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबड़ के बने दस्ताने तथा जूतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें विद्युत का झटका न लगे। 6 नंबर पॉइंट है, परिपथ में आग लगने या किसी दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर किसी तार में या किसी मशीन में आग लग जाती है तो फिर उस तार का जो स्विच होना चाहिए वह तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये था फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर का व्याख्या। आशा करता हूँ आप सब किसी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।